हमारे साथ हैं मंदसौर नवनिर्माण संसदीय क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता। 2 साल मोदी सरकार 2 साल में मोदी सरकार ने कौन से काम किए और सुधीर गुप्ता ने कहाँ कहाँ वो पहुँचे, कहाँ कहाँ उन पहलुओं को उन्होंने छुआ। सुधीर गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। 2 साल मोदी सरकार, क्या है इसकी बैलेंस शीट? हिसाब किताब तो बहुत लंबा है, फहरिस्त भी बहुत लंबी है। 56 बड़ी योजनाएं और अगर एक एक काम को गिने तो लगभग 700 काम। मैं समझता हूँ कि 2 साल का जो जीवन है वो राष्ट्रों के लिए बहुत कम होता है, मनुष्यों के अपने विकास के लिए भी कम होता है, लेकिन इस कम समय में बेहतर करके देना, उसको हम अगर किसी एक बिंदु से देखें तो पहले मैं आपको देश की सुरक्षा व्यवस्था पर अगर ध्यान आकृष्ट करना चाहूँ तो 2 साल पहले प्रतिदिन समाचार पत्रों की सुर्खियाँ होती थी नक्सलवाद और आतंकवाद को लेकर। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि उनको नियंत्रित करने के बड़े स्तर पर प्रयास हुए हैं और उसके सार्थक परिणाम भी आए हैं। आतंकवादियों और नक्सलवादियों से लड़ने वाली हमारी देश की सुरक्षा व्यवस्थाओं का मनोबल बढ़ा है। डिजास्टर मैनेजमेंट के संबंध में हम बात करें तो हमने केदारेश्वर की तबाही देखी थी। वही डिजास्टर मैनेजमेंट आज दुनिया में हमारा नाम इस देश का ऊपर कर चुका है। वही सारे कर्मचारी, वही सारे प्रबंधन नेपाल में हमने जिस कुशल तरीके से व्यवस्था दी है, तो मालदीव में पानी की कमी को लेकर हमारे हवाई बेड़े ने जैसा कुशल प्रबंधन करके दिखाया है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट का कमाल हमने कश्मीर की तबाही में देखा है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट का कमाल हमने भारत के बाहर इराक की उन व्यवस्थाओं में देखा जिसमें 3000 से अधिक भारतीयों और साथ साथ 48 देशों के लोगों को हम निकाल कर ले आए। पड़ोसी से संबंधों की बात करें तो 2 साल पहले तक तो बांग्लादेश और हम आँख मिचोली ही खेल रहे थे। श्रीलंका हमारे मछुआरों को फांसी देने के क्रम में खड़े करा था। तो आज पड़ोसी मित्रों से हमारे संबंध चीन सहित उन तमाम देशों से सुधरे हैं। मानसरोवर जाने का रास्ता खुला है, तो आज 15,000 विद्यार्थी चाइना में अध्ययनरत हैं। 10 बड़े MOU एजुकेशन सेक्टर में साइन हुए हैं। तो हमने अपने विकास की इस सोच को पड़ोसियों के साथ मिलकर आगे बढ़ाया है। तो नेपाल में हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट बहुत तेज़ी से काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो दक्षिण एशिया में हम थाईलैंड तक पुलों और सड़कों के माध्यम से भारतीय जनता को नीचे तक ले जाने का बड़ा प्रयास कर रहे हैं। पड़ोसी देशों से संबंध, हमारे दक्षिण एशिया के संबंध, जापान जिसने हम पर प्रतिबंध लगाया हुआ था, 2 ही साल ऐसे हैं जिसमें प्रतिबंध समाप्त करके हमने अपने आप को आगे बढ़ाया। इस प्रकार से विदेशों की बात कर रहे हैं, विदेशों की आप जिस प्रकार से सारी बात आपने रखी और नरेंद्र मोदी लगातार विदेशों में यात्राएं कर रहे हैं। सुधीर भाई, मैं आपसे एक सवाल यहाँ पर जानना चाहता हूँ। आज अमेरिका शक्तिशाली देश के रूप में माना जाता है, आर्थिक में अमेरिका संपन्न है, तो अपना भारत कब संपन्न बनेगा? अमेरिका का आदमी वीज़ा लेकर उस लाइन में खड़ा रहे भारत में आने के लिए, वो देश कब बनेगा अपना भारत? 125 करोड़ हिंदुस्तान के निवासियों से जब आप मिलोगे गांव में, आज भी नाली, खरंजा, वही डेवलपमेंट मानते हैं इंडिया में, वही डेवलपमेंट पर छत, इसकी समस्या खड़ी है। और उसके पीछे के बिंदु को चिंतन अगर करेंगे, यही मैं तुलना भी करना चाह रहा हूँ कि क्या आज देश के अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करें, खेती किसानी पर बात करें हम, तो 2 साल पहले तक खाद के लिए कतार में खड़ा था किसान। होने वाले हैं प्रथम पंक्ति में कब आके खड़ा हो रहा है भारत? मोदी जी को कितना समय इसमें लगना है? एज डू बिजनेस देखें आप, अगर प्रथम पंक्ति में खड़े करना है तो विश्व के उन मानदंडों के हिसाब से हमारी अपनी व्यवस्था और प्रबंधन की सुदृढ़ता का प्रश्न खड़ा होगा। आम आदमी मैन टू मैन कैसे देश के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करेगा, वो प्रश्न खड़े होंगे। और दुनिया के बाज़ारों से हम अपने लिए धन कैसे लेकर आ सकते हैं, वो प्रश्न खड़े होंगे। उस प्रश्न का उत्तर डिजिटल इंडिया में है, उस प्रश्न का उत्तर स्किल इंडिया में है, उस प्रश्न का उत्तर मुद्रा बैंकिंग में है, उस प्रश्न का उत्तर स्टार्टअप में है, उस प्रश्न का उत्तर मेक इन इंडिया में है। और वो सफल हुआ है दुनिया के 4 करोड़ अवसरों पर जो रोजगार के अवसर हैं। समय कितना समय मानते हैं अपन देश प्रथम पंक्ति? मेरे सीधा सवाल आपसे पूछो। मैं एक बात बता दूं, सामान्य से सामान्य आदमी समझता है कि राष्ट्रों के विकास के क्रम को सुधारना, हमने जापान को देखा है,
जापान जब हिरोशिमा और नागासाकी के उस तबाही के दौर में गरीबी के मंजर से जूझ रहा था, लगातार उनके प्रधानमंत्री ने 3 वर्ष सारी दुनिया का विश्वास जीता था। लोग कहते हैं मोदी जी विदेश गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा दिन मोदी जी का उस विदेश में जो भारत के लिए कुछ लिए बिना आए हों। ये एक सफलता का ऐसा परिचायक है कि सारी दुनिया का हमने दिल जीता है, और उस दिल जीतने का कारण हमारी जीडीपी की आप रेटिंग देख लो, वो अपने आप में प्रमाण दे रही है। बिजनेस में देख लो आपने, हमने रैंकिंग सुधारा है। रैंकिंग सुधारने का क्रम इतनी तेजी से पहली बार देश के सामने आया। जी जी जी। सुधीर भाई, आपने मेरे पूरे सवाल को घुमाया। आपने मुझे ये नहीं बताया कि कब आप इसको भारत को प्रथम पंक्ति में खड़ा करेंगे। छोड़िए, आने वाले 3 साल किस नज़र से आप देखते हैं, किस नज़र से मोदी देखते हैं, और कैसा अपना भारत होगा आने वाले 3 सालों में? हमारा अपना सोचना है, मोदी जी सहित पूरी भाजपा का एक विश्वास के दम पर हम देश के लिए काम कर रहे हैं कि आधारभूत संरचनाओं पर, देश के औद्योगिक विकास को लेकर, कृषि विकास को लेकर, शिक्षा के दृष्टिकोणों को लेकर हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा इसमें बहुत बड़ा विश्वास इस बात पर है कि हम देश के करोड़ों लोगों को अपनी आमदनी, अपने व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए लगा पाने में सफल होंगे। और इसीलिए व्यक्ति खड़ा होगा तो देश खड़ा होगा। और हमने टारगेट इसीलिए गाँव को लिया है, और अभियान का नाम भी हमने दिया ग्रामोदय से भारतोदय। और हमारा लक्ष्य है कि हम भारत के 6,35,000 गाँवों को, 16 लाख से अधिक बसाहटों को खड़ा करने में समर्थ और सक्षम होंगे। नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र की अपन बात करें, जिस प्रकार से आप अभी बता रहे थे, अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज की आप जो बात कर रहे थे कि पहले कितने थे, कितने सेंक्शन हुए, ठीक है, अच्छा काम आपने किया। मैं आपसे एक सीधा सवाल यहाँ भी पूछना चाहता हूँ कि जो 4 लाइन बनी हुई है, चाहे बाईपास ये यहाँ का हो, मनासा नीमच मार्ग वाला, चाहे सिंगोली वाला हो, चाहे जावत वाला हो, अक्सर दुर्घटनाएं वहाँ पर होती है। उसको फोकस न केंद्र सरकार के सांसद ने किया, न प्रदेश के विधायकों ने किसी ने किया, सरकार है सारी बीजेपी। पहली बार देश के सामने ये प्रश्न राष्ट्रीय स्तर से उठा है। मैं आपको धन्यवाद दूंगा श्रीवास्तव जी कि एक पत्रकार के नाते आप इन मर्म को छूने का काम करते हो। पहली बार ब्लैक स्पॉट नेशनल डाटा में संचित हो रहे हैं। ऐसे ब्लैक स्पॉट जो एक्सीडेंट जोन माने जाते हैं, जहां यदा कदा दुर्घटनाओं के बड़े क्रम होते रहे हैं। और इसीलिए मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा प्रश्न आपने पूछा जिसका मैं आज उत्तर देने में भी सक्षम हूं कि देश अब अपने ब्लैक स्पॉटों को पहचानने के लिए भी तेज़ी से काम कर रहा है। एक बात हो, आपके नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र में मोदी जी की योजनाएं अनेक है, जिसका आपने भी मुझे बताया, और अक्सर पर पढ़ते हैं, इंटरनेट पढ़ते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं। रोजगार के लिए मोदी आपने इस मंदसौर नीमच संसदीय क्षेत्र में क्या प्रयास किए, पहला सवाल। उसके साथ ही क्षेत्र के ITI दम तोड़ते नजर आते हैं। तीसरा सवाल, उच्च शिक्षा में कमी नीमच मंदसौर जिले में, इसके लिए प्रयास आपके क्या रहे? जहाँ तक रोजगार का प्रश्न है, आप शायद उसको इंडस्ट्री में ढूंढ रहे होंगे और देश उसको व्यक्ति तक ले जा रहा है। सारी दुनिया के काम करने के तरीकों में तब्दीली आई है। ये पहली बार हुआ है जिसमें हम गर्व से कह सकते हैं, दम से कह सकते हैं कि इस हिंदुस्तान ने 5 करोड़ लोगों को अपने रोजगार प्रबंधन के लिए ऋण उपलब्ध करवाया है मुद्रा बैंकिंग के माध्यम से। 5 करोड़ लोग जोड़े हैं। शायद वो प्रत्यक्ष न दिखते हों, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने अपने प्रबंधन को सुदृढ़ किया। ये कम सफलता नहीं है, ये सफलता का एक नया प्रतिमान है। ITI दम तोड़ रहे हैं आपके जिले में? ITI का जहाँ तक शिक्षा की उन व्यवस्थाओं का एकदम माइक्रो लेवल पर स्टाफ की व्यवस्था, इससे अस्पताल भी जूझते हैं, इससे शिक्षा संस्थान भी जूझते हैं, इससे शासकीय सारे के सारे संस्थानों में जो स्वीकृत है, स्वीकृतियाँ उनकी तुलना में कम है। लेकिन उस पर अगर कोई एक पर्टिकुलर चीज़ पर आप बात करेंगे तो मैं उस पर व्यक्तिगत ध्यान देकर भी उस पर काम करने का प्रयास करूँगा। उच्च शिक्षा के लिए कोई संस्थान नीमच मंदसौर जिले में नहीं? यहाँ अधिकांश PPP मोड में है। मैं तो चाहता हूँ कि मंदसौर में ज़मीन प्रिजर्व हो गई है, यहाँ के इन्वेस्टर आएँ और मेडिकल हॉस्पिटल में अपनी रुचि दिखाएं। और अगर जनता अपने पैसे का ठीक उपयोग करने के लिए अगर इन संस्थानों की तरफ अपना ध्यान आकृष्ट होगी, तो आज सारी दुनिया साझा तरीके से आगे बढ़ रही है। एक देश दूसरे देश के साथ है, एक व्यक्ति सरकारों के साथ है, सरकार व्यक्तियों के साथ है। और अगर हम साझा तरीके से आगे आते हैं तो उसमें विकास की बहुत संभावना है। मंदसौर में भी प्राइवेट स्तर पर बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो सरकार की सुविधाओं से बनकर आगे बढ़े हैं।
नीमच में भी अगर कोई ऐसे संस्थान या व्यक्ति आते हैं तो मैं उन्हें और सहयोग देने के लिए तत्पर हूँ।